एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स यूनिट 3 का वन शॉट, जिसमें आज हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। भाई पहले बता देता हूँ, मेरी वीडियो लाइक कर देना, एक बार जाके सब्सक्राइब कर लेना। और इस पीडीएफ के नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे। मैंने लिंक अपना बायो में भी और अपने डिस्क्रिप्शन दोनों में मेंशन किया हुआ है। तो बिना वक्त को जाया करें हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है जो 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। 3D ज्योमेट्रिक primitives are the basic building blocks used to create three dimensional objects in computer graphics। तो बेसिक ये क्या कह रहा है, जब हम एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट बनने में जो जो हमारे कंपोनेंट्स लगते हैं या किस तरीके से वो बनता है, उसको हम 3D ज्योमेट्रिक primitives बोलते हैं। These primitives define an object using x, y and z coordinates। इसमें x, y, z coordinates होंगे, जहां पे हमारा जो x है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। जो हमारा x है वो हमारा width को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा y है वो हमारा हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो z है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी के कुछ टाइप्स है। पहला टाइप पड़ता है पॉइंट। तो ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स में पॉइंट क्या है? अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ सिंगल लोकेशन इन 3D स्पेस। सोचो, हमारे पास एक स्पेस है, स्पेस ही समझ लो कुछ भी। हमारा स्पेस है, उसके अंदर एक तारा है। ये एक डॉट एक तारा है, ठीक है। ये हम उसके लिए एक पॉइंट है, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे स्पेस के लिए ये एक पॉइंट है। बट उस पॉइंट के कुछ ना कुछ वर्टेक्सेस या कोऑर्डिनेट तो होंगे ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो बेसिक वही है, जब हम एक पॉइंट की हेल्प से कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम पॉइंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, इट हैज, पहले यहाँ पे पढ़ो। इट हैज नो साइज ओनली पोजीशन। इसका कोई साइज नहीं होगा, इसकी सिर्फ पोजीशन होगी। ये स्पेस में सिर्फ एक पॉइंट की तरह रहेगा, ना तो इसका कोई साइज होगा, ना इसकी कोई पोजीशन होगी। यूज्ड एज द बेसिक एलिमेंट टू बिल्ड अदर शेप्स। इसकी मदद से हम दूसरी शेप्स आराम से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी हो गया। हम पॉइंट्स की मदद से बहुत सारी शेप्स को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया P243। जैसे यही एक पॉइंट है स्टार, उसकी हमने एक्स कोऑर्डिनेट दे, वर्टेक्स दे दी 2, ये 4 दे दी वाई, और 6 दे दी जेड। उसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या है? जब हम दो पॉइंट्स को, बेसिक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर दिया, वो हमारी लाइन हो गई। तो जब हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे एक स्पेस के अंदर, उसको हम लाइन बोल देंगे। अब यहाँ पे ये भी यही बोल रहा है, लाइन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन फॉर्म होगी उसको हम लाइन बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 z1, और इसको कोऑर्डिनेट दे दिए x2 y2 z2, इस वाले को। ये हम यूज करते हैं वायर फ्रेम मॉडल्स में। अभी हम पढ़ेंगे वायर फ्रेम मॉडल्स क्या होता है। उससे नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन सेम, जैसे हमने दो पॉइंट्स को, ये हमारे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म कर ली। ऐसे ही जब हम मल्टीपल लाइंस को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे, वो एक पॉलीगन क्रिएट कर देंगी। ये बन चुका है हमारा एक पॉलीगन। अब पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है हमारा पॉलीगन। इसका मतलब बेसिक ये है कि जब हम बहुत सारी लाइंस को आपस में मर्ज कर देंगे, तो हमारा वो बन जाएगा पॉलीगन। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ट्रायंगल विथ थ्री वर्टेक्स इन 3D स्पेस। इसके तीन वर्टेक्स हैं, एक दो तीन। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा एग्जांपल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? जब हम स्पेस में कोई भी, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके, एक स्पेयर से, एक गोले से, एक राउंड शेप से, उसको हम स्फेयर बोल देते हैं। तो इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। सेंटर पॉइंट ये होगा, रेडियस होगी इसकी। सेंटर पॉइंट पे एक्स वाई जेड हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। एक्स हो सकता है, वाई होगा, और यहाँ पे जेड होगा। ऐसी इसकी रेडियस भी होगी। सेम वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सरफेस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इसका स्पेयर पॉइंट, सरफेस पॉइंट होगा, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सिक्स्थ आता है सिलेंडर। सिलेंडर भी कुछ नहीं है, बेसिक सिलेंडर ये है, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। जिसमें दो पैरेलल सर्कल होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, और ऐसी पैरेलल दो लाइन होंगी।
इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी मदद से हम आराम से 3D ज्योमेट्रिक बना सकते हैं। तो सिलेंडर वही हो गया। नेक्स्ट आता है कोन। कोन क्या होता है? कोन बेसिकली एक ट्रायंगल के साथ एक सर्कल। ठीक है। अ कोन हैज वन सर्कुलर बेस, जो कि सर्कुलर बेस ये है। वन वर्टेक्स डिफाइन डिफाइंड बाय रेडियस एंड हाइट, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी हाइट होगी। यूज्ड इन 3D मॉडल्स ऑफ टावर, फनल्स एटसेट्रा, मतलब यूज करते हैं हम उसको टावर बनाने में या फनल्स बनाने में। यहाँ पे हो जाता है हमारा कि हम 3D को बनाएंगे कैसे, 3D ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हमने जो 3D ऑब्जेक्ट था वो बना तो लिया, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम वही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है। वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग लाइन्स एंड एजेस ओनली, shows the skeleton of the object, fast to draw but no surface or depth information। इसका मतलब क्या है? बेसिक है। जो वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सिर्फ या तो पॉइंट होंगे, जैसे पॉइंट हो गए, ये उसकी लाइन होगी और एज होगा बस। इसमें और कुछ नहीं होगा, ना उसकी हाइट होगी ना डेप्थ होगा, कोई सरफेस नहीं होगा उसका, सिर्फ ये एक स्केलेटन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो, क्यूब ड्रॉ विद ऑल एजेस, जैसे हमने क्यूब क्यूब बना लिया। दिस इज क्यूब, हमने क्यूब बना लिया, इसकी एजेस है, एजेस बनी हुई है, लाइन से पूरी की पूरी है सारी। पर ये वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन है, ना इसका कोई कलर है, ना इसका कोई स्ट्रक्चर है, ना हमें ये पता है कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस हमें पता है एक स्फेयर है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है सरफेस रिप्रेजेंटेशन। जो कमी हमें यहाँ पे महसूस हो रही थी उसको हम यहाँ पे पूरी कर देंगे। तो यहाँ पे हम कलर भी दे देंगे, हम शेप भी बता देंगे, सारी बाउंड्रीज भी बता देंगे, और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? सरफेस में। जैसे पॉलीगन हो गया, देखो मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस, सरफेस से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स एंड बाउंड्रीज, हम इंफॉर्मेशन भी देंगे कि ये शेप है ये बाउंड्री है। कॉमनली यूज ट्रायंगल, हम ट्रायंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल का यूज करते हैं इसमें, जिनकी 3 या 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया इसमें पॉलीगन मैश मॉडल। उसके बाद थर्ड आता है इसका टाइप सॉलिड रिप्रेजेंटेशन। सॉलिड रिप्रेजेंटेशन भाई मतलब एक ठोस चीज हमने कुछ भी दे दी, जैसे हमने कोई भी एक वॉल्यूम दे दी, मैंने कहा कि मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, इसकी वॉल्यूम भी होगी, हमने सब बता दिया इसके बारे में कि इसका रेडियस कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी बाउंड्री कितनी है, पूरी चीज पूरा वॉल्यूम बता दिया हमने इसका, उसको हम बोल देंगे सॉलिड रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिक यही है। अब वो यहाँ पे हो जाता है हमारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन खत्म, 7 नंबर का। उसके बाद आता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मतलब जब हम एक 3D ऑब्जेक्ट को कुछ कर रहे होते हैं, मतलब या तो उसका साइज चेंज कर दिया, उसे उठा के कहीं और रख दिया, या फिर हमने उसको थोड़ा चेंज कर, उसके शेप में चेंज कर दिया, उसकी शेप ही चेंज कर दी, उसको हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। 3D ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजिशन, साइज, ओरिएंटेशन और शेप ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो मैंने बताया अभी कि 3D ऑब्जेक्ट को या तो उसकी पोजीशन चेंज कर देना, साइज चेंज कर देना, ओरिएंटेशन चेंज कर देना, या फिर उसकी शेप चेंज कर देना, किसकी? 3 डायमेंशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? 3D ट्रांसफॉर्मेशन। दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन एक्स वाई जेड एक्सिस। मतलब ये जो जितने भी हमारे चेंजेस, ये जितने भी चेंजेस होंगे ना, ये हमारे कौन से एक्सिस पे होंगे? एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स एक बार रीड आउट कर लेते हैं। पहला टाइप है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? समझो हमारे पास फोन है, वो एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, ये टेबल है, इस पे एक फोन रखा हुआ है। अब इस फोन को उठा के मैं यहां रख दूं, जस्ट मैंने क्या करा, फोन को उठा के मैंने मूव कर दिया इधर की साइड। अब फोन तो वही है, फोन की ना तो हमारी लेंथ चेंज हुई ना ब्रेथ चेंज हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना इसकी शेप चेंज हुई, बस हमने उठा के एक उसी एक्सिस पे उठा के हमने कहीं दूसरी जगह रख दिया। उसी को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी
पोजीशन पे उठाना इन थ्री डी स्पेस में जो कि टेबल पे रखा हुआ था जैसे हमारा फोन। ऑब्जेक्ट का साइज और शेप सेम रहता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ये होता है हमारा ट्रांसलेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग हो गया जैसे हमारी ये टेबल है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब इस पेपर को मोड़ तोड़ के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या, ये जो पेपर था ये तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में स्क्वायर शेप में था, अब ये यहाँ हो जाएगा गोल शेप में, मैंने मोड़ तोड़ के रख दिया। अब क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। तो स्केलिंग वही होता है, जब हम एक 3D ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर देते हैं या फिर उसका शेप चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन। एक बार स्केलिंग का रीड आउट कर लेते हैं। चेंज द साइज ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। स्केलिंग कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। स्केलिंग फैक्टर एस एक्स, एस वाई एंड एस जेड। ये एस क्या है? ये एस वो है जो हमने साइज चेंज करा है इसका। जैसे हमने यहाँ से उठा के इसका साइज चेंज कर दिया, गोले में बना दिया, तो इसका साइज चेंज हो गया। अब थर्ड आता है रोटेशन। रोटेशन क्या है? जस्ट इमेजिन करो, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। इस पे मेरे पास वाई एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। अब मैंने ये उठा के रोटेट कर दिया इस साइड, तो जो मेरा नेक्स्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा मेरा कुछ ऐसा। वो बनेगा कुछ ऐसा जब मैंने ये रोटेट कर दिया। तो सेम वही है। रोटेशन क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठा के उसको रोटेट कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे समझो कि तुम एक मिरर के सामने खड़े हो, ये तुम हो, ये तुम एक मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हारी एक मिरर इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो ये जो मिरर इमेज होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे हम उसको। जो तुम्हारी मिरर इमेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो एक बार इसका थ्योरी में मैंने लिख रखा है, प्रोड्यूस अ मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन कैन बी डन अबाउट एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन। ये कोई से भी दो प्लेन को एक साथ कोऑर्डिनेट करके हो सकता है। अब देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, जो उसकी मिरर इमेज है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है शेयरिंग। क्या होता है शेयरिंग? बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिया, इधर की साइड टिल्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा? शेयरिंग। उसको हम क्या बोल देंगे? शेयरिंग। वही लिख रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टिल्ट और स्लैंटेड। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसे मत छोड़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इधर से, 3D प्रोजेक्शन। अब 3D प्रोजेक्शन क्या है? देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 3D प्रोजेक्शन होता क्या है। सपोज करो कि हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। जब हमें उसे किसी स्क्रीन पे या किसी पेज पे दिखाना होगा, तो वो 3D में तो आ नहीं सकता, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? 2D में। तो जो 3D से 2D में जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसफॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? 3D प्रोजेक्शन। ये मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, 3D प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू अ टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट व्यू, सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन और पेपर, ताकि वो स्क्रीन पे या पेपर पे दिख सके। इट प्रोजेक्ट्स 3D कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑन टू अ 2D प्लेन एक्स वाई। मतलब अब हमारा 3DS के कोऑर्डिनेट तो होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होंगे। अब हमारे 2D में क्या होगा? सिर्फ दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई। जेड का हुआ, तो जब हम 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा क्या? 3D प्रोजेक्शन। अब इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। प्रोजेक्शन के दो टाइप हैं, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। दोनों फेमस हैं, दोनों यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा, आसानी से समझाऊंगा कि पैरेलल और पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। पैरेलल के भी दो टाइप हैं, ऑब्लिक्यू और ऑर्थोग्राफिक। उनके भी दो दो पॉइंट्स हैं। ऑर्थोग्राफी का है मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक, उनके भी टाइप्स हैं। पर्सपेक्टिव के भी तीन टाइप हैं, वन व्यू, टू व्यू, थ्री पॉइंट, ओ सॉरी, वन पॉइंट, टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट। पैरेलल समझो कि पैरेलल क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्क्वायर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमें इस वाली स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है।
तो जब हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे इसमें से कुछ प्रोजेक्शन रेज निकलेंगी। तो जो प्रोजेक्शन रेज होंगी इसकी, जो प्रोजेक्शन लाइन होंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल है तो पैरेलल होंगी, ये सारी की सारी लाइन आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या, कि ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा, जो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एक तो, और जो हमारा व्यू सरफेस पे दिखेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा वो सेम दिखेगा, जैसा हमारा 3D ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेम दिखेगा, उसका ना तो साइज चेंज होगा और ना उसकी लेंथ हाइट कुछ भी चेंज नहीं होने की, वो सेम एज इट इज ऐसी दिखेगा, जो उसकी शेप होगी वो। तो पैरेलल तो वही हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ पैरेलल क्या हुआ, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, जो उसकी प्रोजेक्शन लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी एक तो, और वो बिल्कुल वैसे ही इमेज जनरेट कर रहा होगा, वैसे ही डिस्प्ले कर रहा होगा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल वही साइज में, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। अब आता है पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब पैरेलल में तो ये हो रहा था कि सारी हमारी लाइंस पैरेलल हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें से पैरेलल लाइन, उसमें से प्रोजेक्शन लाइन तो निकल रही है, लेकिन जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी। ये हमारी इस व्यू लाइन पे, जो हमारा व्यू सरफेस है उस पे एक पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी। इससे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक तो छोटा दिखेगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो बिल्कुल पॉइंट पे जाके मिल रहा हो। अब सपोज करो जो हमारा प्रोजेक्ट की जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ मिल गए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो साइज में छोटा होगा। या फिर ऐसा होगा अगर वो बिल्कुल पॉइंट्स पे जाके मिले, जिसको हम सीओपी बोलते हैं। सीओपी क्या होता है, सेंटर ऑफ, मैंने लिख रखा है यहाँ पे सीओपी, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। सीओपी हो गया हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे हम क्या, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। कि हमारी इमेज बिल्कुल पॉइंट में जनरेट हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो व्यू सरफेस पे जा रहा है तो उसकी जो हाइट है, जो उसका साइज है वो छोटा हो जा रहा है। तो वो हो गया पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं पैरेलल में ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी क्या होता है भाई, इसमें एक तो हमारी जितनी भी, सपोज करो ये तो हमारा हो गया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इधर व्यू सरफेस जहाँ पे हमें वो डिस्प्ले करना है, थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ ताकि तुम्हें वो समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, डन। अब इसमें से कुछ लाइन पैरेलल, पैरेलल का ही पार्ट है ऑर्थोग्राफिक, तो मतलब इसमें जितनी भी रेज निकल रही होंगी, वो लाइंस निकल रही होंगी, वो पैरेलल तो होंगी ही होंगी। ऑर्थोग्राफी में क्या होगा, मतलब वो पैरेलल तो होंगी, लेकिन जो व्यू सरफेस पे जाके जहाँ पे वो इमेज जनरेट कर रही होंगी सेम, विदाउट एनी चेंज, जो ये वाली लाइंस होंगी ये प्लेस्ड होंगी कैसे, 90 डिग्री पे। जो इनका एंगल होगा सबका वो होगा कितना, 90 डिग्री, सभी का 90 डिग्री होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑर्थोग्राफिक। अब आता है इसमें ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू क्या है, ओब्लिक्यू में, ओब्लिक्यू कहाँ समझा, यहाँ समझाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक व्यू सरफेस है, इसमें से सारी निकल तो रही हैं, पैरेलल निकल रही हैं, पर वो 90 डिग्री नहीं है। कुछ एंगल तो है उनका, लेकिन वो जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। इसमें इसमें तो 90 डिग्री हो रहा था, इसमें एंगल तो है, लेकिन वो 90 डिग्री है या कितना है, सेम है, अलग है, क्या है वो नहीं पता हमें। उसको हम क्या कह देंगे, ओब्लिक्यू। ऐसे हम पर्सपेक्टिव पे आते हैं, ये दोनों तुम समझ गए, एक बार थ्योरी में दोबारा समझा दूंगा। पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, पर्सपेक्टिव क्या होता है। उसके तीन टाइप्स होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मैंने इसके लिए एक इमेज लगाई हुई है, उससे समझते हैं। ये रहा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सपोज करो तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है। तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स भी होंगे जिन पे ट्रेन आ रही होंगी। अब जब तुम अपनी ट्रेन का यहाँ से वेट कर रहे हो, सपोज करो तुम्हारी ट्रेन इस साइड से आ रही है, ये तुम्हारी ट्रेन है, ये आ रही है। अब जब तुम इतनी दूर से कैप्चर कर रहे होगे ट्रेन का पाथ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यहाँ से देखने में कि सारी की सारी ट्रेन एक ही रेलवे ट्रैक से आ रही है, सारी की सारी एक ही ट्रैक पे से आ रही है।
जो ये वाला पॉइंट है जो तुम कैप्चर कर पा रहे हो अपनी आंखों से या फिर अपने फोन में कैप्चर कर रहे हो, वो तुम्हें लगेगा कि वो एक ही उससे आ रही है, सारी ट्रेन एक ही पाथ से आ रही है, एक ही रेलवे ट्रैक से आ रही है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंगल वैनिसिंग पॉइंट। सिंगल वैनिसिंग पॉइंट बोलेंगे तो जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल देंगे हम सिंगल वैनिस पॉइंट। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में वही होता है, हमारे पास एक सिंगल वैनिशिंग पॉइंट होता है जहां पे हमें ये लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही हैं, मतलब सारे का सारा जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो एक ही पॉइंट से आ रहा है, उसको बोल देंगे हम सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आता है दूसरा, टू टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब सपोज करो तुम एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो, यहाँ पे तुम्हें उसका ये वाला कोना दिख रहा है और तुम्हें उसका ये वाले कोने कोने भी दिख रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है, और तुम यहाँ पे खड़े हो। तो तुम्हें एक तो ये वाला पॉइंट दिख पा रहा होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे मिल रहे होंगे, ये यहाँ पे मिल रहे होंगे। तुम्हें एक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा और ये एक ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। तो ये जो दो पॉइंट हैं इन्हीं को हम बोल देंगे टू वैनिशिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे टू वैनिशिंग पॉइंट, ये वाले दोनों के दोनों पॉइंट्स। तो उसी को हम बोल देंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव पे। सपोज करो तुम एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, यहाँ पे यहाँ तुम खड़े हो और तुम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हो। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, एक तो तुम्हें बिल्कुल टॉप दिख रहा है यहाँ का, ठीक है, और तुम्हें ये दो कोने दिख रहे हैं। तो ये जो तुम्हें कोने दिख रहे हैं जिन्हें तुम कैप्चर कर पा रहे हो अपनी आंखों से या फोन में, इन्हीं पॉइंट्स को हम बोल देंगे थ्री वैनिशिंग पॉइंट। और वो ही होता है हमारा क्या, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक बार इनकी थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पैरेलल प्रोजेक्शन, मैंने पैरेलल प्रोजेक्शन में बताया तुम्हें क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कुछ लाइंस निकल रही हैं पैरेलल, पैरेलल निकल रहे हैं, वही है क्या, प्रोजेक्शन लाइन है पैरेलल टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट का साइज एक्सिस डिस्टेंस से चेंज नहीं होता, मतलब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, जो ये हमारी वो क्या है, व्यू सरफेस है, व्यू सरफेस पे हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जो उसका साइज है वो सेम रहेगा, वो सेम चेंज नहीं होगा। इसके भी दो टाइप है जो हमने पढ़े, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे कुछ रेज निकल रही थी, लाइंस निकल रही थी, ये 90 डिग्री पे प्लेस थी व्यू सरफेस से, उसी को हम क्या कह रहे थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो मैंने यही लिख रखा होगा। प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन से वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगी। शोन फ्रंट टॉप एंड साइड व्यू, हम कहाँ से देख सकते हैं इनको, फ्रंट से देख सकते हैं, टॉप से देख सकते हैं, साइड व्यू से देख सकते हैं। ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसमें से कुछ पैरेलल निकल रही थी लेकिन वो 90 डिग्री नहीं थी। तो ये कुछ तो निकल रहे हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, प्रोजेक्शन लाइंस आर एंगल्ड, ये एंगल्ड तो है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। फ्रंट फेस फ्रंट फेस ट्रू शेप में दिखाई देता है, वही मतलब जो शेप होगी वो तो सेम ही दिखेगी जो हमारी होगी, लेकिन जो इसके रेज लाइंस निकल रही हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी, वो एंगल्ड होंगी। उसके बाद देखते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैंने तुम्हें बताया, जिसमें सारी की सारी एक पॉइंट पर जाके लाइंस मिल रही होंगी। कौन सी, प्रोजेक्शन लाइन सारी एक लाइन पे मिल रही होंगी, जिसको हम इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सीओपी। सीओपी क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अब ये क्या करता है, ये हमारा एक रियलिस्टिक व्यू देता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रोजेक्शन लाइंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओपी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स फर्दर फ्रॉम द व्यूअर अपीयर स्मॉलर, क्या, जब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसकी शेप जो है वो छोटी हो जाती है, वो सेम नहीं दिखता, उसकी जो शेप है वो छोटी हो जाती है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसके तीनों पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया है बहुत अच्छे से, जो यहाँ पे समझाया है वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट, सिंगल का ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट होगा जो यहाँ पे है। वन फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल ऑफ द प्रोजेक्शन प्लेन, सारे के सारे जो एक फेस होगा वो एक पैरेलल प्रोजेक्शन पे होगा। डीप डेप्थ लाइंस कन्वर्ज एट वन पॉइंट, सारी की सारी एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही होंगी।
इसके फीचर्स हैं, एक बार पढ़ लेना। रेलवे ट्रैक, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया। रोड गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है रोड वाला। ठीक है, ये सिंपल है और इजी है ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आता है 2.2.1 आता है यू, इसमें दो वैनिशिंग पॉइंट होता है। ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड सो टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस कवरेज कन्वर्ज कन्वर्ज हो जाती है इसमें दो लाइन, जैसे यहाँ पे आ रही थी दो। ठीक है, इसके भी एग्जांपल देख लो। कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल में समझाया। बॉक्स प्लेस्ड एट अ एंगल। थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड टाइप है इसका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, यूजेस थ्री वैनिशिंग पॉइंट हो रही हैं, ऑल थ्री डायमेंशन, विड्थ हाइट डेप्थ, इसमें सब आ गया, कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, गिव्स अ ड्रामेटिक एंड रियलिस्टिक व्यू। इसमें रियलिस्टिक, जब हम एक बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं वो 3D में दिख रही होती है ना पूरी की पूरी बिल्डिंग, तो वही है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके बाद आ जाते हैं हम 3D क्लिपिंग। 3D क्लिपिंग क्या होता है, बेसिकली हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा है कि क्लिपिंग क्या होता है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, एक बार जाके वीडियोस चेक कर लेना 3D क्लिपिंग क्या होता है, मतलब क्लिपिंग क्या होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे कि 3D क्लिपिंग क्या होता है। डेफिनेशन रीड आउट करने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक रीजन है, ये डिस्प्ले है, हमें इस पे एक क्यूब, ये हमारा एक क्यूब है, ये हमको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे होंगे, तो ये वाली जो हमारी डिस्प्ले होगी, जो हमारी स्क्रीन होगी, जितना भी इस रीजन के अंदर हमारा डेटा या आइटम या जितना भी क्यूब आ रहा होगा, हम उसको तो डिस्प्ले करा देंगे। जो बाकी का बचा हुआ है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब इसमें हमें इतना व्यू दिखने के लिए मिल रहा है, तो ये तो डिस्प्ले हो जाएगा, और ये जो है हमारा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, उसको हम डिस्प्ले कराएंगे ही नहीं। तो डेफिनेशन में भी मैंने वही लिख रखा है, 3D क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट लाइज आउटसाइड द व्यूइंग वॉल्यूम। कि जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, अगर वो अंदर लाई कर रहा है उसको तो हम डिस्प्ले कर देंगे, और जो बाहर कर रहा है उसको हम हटा देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ओनली द विजिबल पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द व्यूइंग वॉल्यूम इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जितना एरिया अंदर होगा सिर्फ वही दिखेगा, बाहर वाला हम रिमूव कर देंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे ये तो मैंने बता दिया क्यूब का, ऐसे रेक्टेंगल का हो सकता है। सपोज करो हमारे पास एक ये व्यू रीजन है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब ये वाला पार्ट तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक बार रीड आउट कर लेना। अब हमें 3D क्लिपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या जरूरत है उसकी। सबसे पहले है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ रेंडरिंग, सेव्स प्रोसेसिंग टाइम एंड मेमोरी। अब क्या हो रहा है इसमें, रिड्यूस हो जाते हैं क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये वाला है तो ये रिड्यूस हो गया, तो हमारी एफिशिएंसी जो परफॉर्मेंस है इसकी वो इम्प्रूव हो जाएगी, कि भाई ये तो हमें लेना ही नहीं, अब सिर्फ हमें लेना है तो इतना लेना है। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो टाइम बचेगा और हमारी मेमोरी जो है वो भी सेव हो जाएगी। तो वही लिख रखा है, सेव प्रोसेसिंग टाइम एंड मेमोरी। सेकंड पे क्या है, डिस्प्ले ओनली विजिबल ऑब्जेक्ट, जितने रीजन के अंदर है उनको हम डिस्प्ले कर देंगे और सबको हम डिलीट कर देंगे। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिमूव अनवांटेड पार्ट आउटसाइड द कैमरा व्यू। ठीक है, वो ड्राइंग इनविजिबल ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी एक बार ये भी पढ़ लेना। रेंडरिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट प्रोजेक्शन, एंश्योर करेक्ट मैपिंग ऑफ 3D प्रोजेक्शन टू 2D। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है कि जब हम 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज करो आ, हमारे पास बहुत सारे माउंटेन्स हैं, और तुम यहाँ से खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, और तुम सिर्फ इतना ही देख पा रहे हो, तो तुम इसको इतना ही तो देख पाओगे, 3D में तो नहीं देख पाओगे, पूरे पूरे पहाड़ तो नहीं देख पा रहे। तो ये पूरे पूरे पहाड़ तो नहीं देख पा रहे, तो जब हम इसको 3D से 2D में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 3D क्लिपिंग है हमारा, सिर्फ वो उतना ही क्लिप कर पाएगा जितना हमारे रीजन में आ रहा होगा, जितना हमें दिख पा रहा होगा। तो ये हेल्प करता है ठीक से 3D से 2D को कन्वर्ट करने में। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, जैसे तुम देख सकते हो। जो स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं तुम्हें, वो मैंने थ्योरी में लिख रखे हैं, कि सबसे पहले हम एक 3D ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको व्यू रीजन में रखेंगे, जितना व्यू रीजन में आ रहा होगा हम उसको डिस्प्ले कर देंगे, और जितना नहीं आ रहा होगा उसको हम हटा देंगे। वही चीज मैंने थ्योरी में लिख रखी है यहाँ पे, एक बार रीड आउट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट, जिसमें पूरी थ्योरी हमने पूरी कवर कर दी है। इसमें थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इसमें थ्योरी ही आती है।
ठीक है? तो इसके पूरे के पूरे नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पीडीएफ नोट्स का, तुम जाके वहाँ से निकाल लेना सारे के सारे नोट्स और अच्छे से एक बार पीडीएफ रीड आउट कर देना। मैंने तुम्हें पूरा ओवरव्यू जितना अच्छा हो सकता था, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और मैंने पीडीएफ भी इस हिसाब से बनाया है कि तुम्हें एकदम से समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।